नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट सेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये आईकेप ने हमारे साथ क्या किया। ठीक है, एक सब्जेक्ट जो ग्रुप ए में हुआ करता था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से, ठीक है, CMA जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और आम तौर पर लोग इसको जानते हैं कॉस्टिंग के नाम से। ठीक है, इसका नाम कर दिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं मैक। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के साथ जो है आईकेप ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या चीज़ें हैं जिसको देखने की ज़रूरत है या क्या चीज़ें हैं जिसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब सुन लीजिए गौर से। नंबर 1 तो एक चीज़ जहन में रख लें कि टेक्निकली अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल नो चेंज। प्रिंसिपली बात यह है कि इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, एक्सेप्ट ऑफ वन थिंग, जो कि पहले जो है लफ्ज़ों के साथ बयान नहीं थी कि वो चीज़ है, अब वो लफ्ज़ों के साथ आ गई। इसको हम कहते हैं बेसिकली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अब बिल्कुल एक्सप्लिसिटली ऐड कर दी गई है, पहले एक्सप्लिसिटली ऐड नहीं थी, लेकिन फिर भी जो हम काम करते थे, जो हम बनाते थे चीज़ें, उसके अंदर ये हम यूज़ कर रहे होते थे। अब आ जाती है बात कि हमने अगर इसको शुरू करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, और जो इस दफ़ा आईकेप ने पेपर दिया उसने एक चीज़ को तो साबित कर दिया। वो क्या कहा है? उसने कहा है भाईजान, फोकस ऑन टेक्निक्स एंड क्वालिटी। 2 अटैम्प्ट से कंसेक्यूटिव में एक चीज़ को बार बार बयान कर रहा था, लेकिन आप देखें चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि लोग हमेशा जो है इसको फोर्स ही नहीं कर रहे होते। आई हैव बीन विद रिस्पेक्ट टू ईदर द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट और बीन टीचिंग, मैं कोई 11-12 साल से तो आईकेप के साथ एसोसिएटेड हूँ। अब 11-12 साल से एक बंदा एसोसिएटेड हो तो आई नो व्हाट हैपेंस इन द पास्ट, व्हाट हैपेंस इन लेटेस्ट एग्जाम्स, what happens in the middle of the road from 2013 scheme to 2021 scheme and now it's 2025 scheme। एक बात कंसेक्यूटिव चेंज हो रही है। वो क्या चेंज होती है कि पैटर्न जो है आपका आईकेप का, जो पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, उसको हम लोग समझते हैं कि वो ICMA या ACCA की तरह जो है डिटरमिन्ड है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आईकेप अगर कहता भी है कि भाई कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे भी जा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में वो इस तरीके से आपको एग्जामिन करता है कि आपको सच कहूँ तो बंदे की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं कि यार पूछ क्या लिया है इसने, हमने तो इस तरीके से को देखा भी नहीं है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 2 बातें जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है, एक आपके पास है टेक्निक और एक आपके पास है क्वालिटी। ये क्या चीज़ है? तो चलते हैं जनाब मन, सबसे पहली बात कर लेते हैं टेक्निक की। टेक्निक क्या है? देखिए होता क्या है कि मैं अगर इस सब्जेक्ट को पूरा, जब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, मैं कहता हूँ ये सब्जेक्ट बेसिकली है 3 हिस्सों पे मुश्तमिल। ठीक है, इसके अंदर 3 हिस्से हैं। सबसे पहले आपको सिखाता है आईके, वो कहलाता है, मैं इसको कहता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सही है। फिर दूसरे लफ्ज़ों में सिखाता है वो कॉस्टिंग की दूसरी टेक्निक्स, जिसके अंदर कॉस्टिंग की टेक्निक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके पास काफ़ी टॉपिक आ जाते हैं, लेकिन आसान लफ्ज़ों में जैसे एब्जॉर्प्शन मार्जिनल, मैं भी पूरा सिलेबस भी आपको बता दूंगा, लेकिन एक बता रहा हूँ जैसे एब्जॉर्प्शन मार्जिनल एक टेक्निक है, इट नॉट इट सेल्फ, वो आपको कॉस्टिंग नहीं सिखाता। तो कॉस्टिंग तो इधर आपने सीख ली है बेटा, प्रोडक्ट के अंदर क्या शामिल होना चाहिए उसने आपको बता दिया। वो आपको शुरुआत से यहीं से बात करता है कि कॉस्टिंग कहते हैं किसको है, और यहीं पर ये सारे टॉपिक्स को फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन करता है। और तीसरी चीज़ आ जाती है एप्लीकेशन।
ठीक है। एप्लीकेशन की बात कर लें तो इसमें मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बोल दूं तो ये एक तरीके की, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो किसी न किसी डिसीज़न मेकिंग की बात करते हैं, कोई ना कोई डिसीज़न लेने की बात करते हैं। अब हम जब डिसीज़न मेकिंग की बात करते हैं तो हमारे पास डिसीज़न मेकिंग के लिए जो चीज़ें आ रही होती हैं, हम उन टॉपिक्स को ही सिर्फ डिसीज़न मेकिंग का पार्ट मान रहे होते हैं। मैं कहता हूँ ना, इसमें सब डिसीज़न मेकिंग के पार्ट है। रेलेवेंट कॉस्टिंग इटसेल्फ डिसीज़न मेकिंग है। इसी तरीके से आपके अगर मैं बात करूँ कि EOQ का डिसीज़न है, हालांकि मैं उसको पढ़ाता हमेशा इन्वेंट्री के साथ हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये इटसेल्फ जो है डिसीज़न मेकिंग का पार्ट है। आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि आप डेटा को यूज़ करके किसी नतीजे पर पहुंचो। ये प्रोडक्ट कितने का पड़ता है, ये भी डिसीजन मेकिंग है, लेकिन ये प्रोडक्ट के साथ साथ ये प्रोडक्ट मुझे कितना ख़रीदना चाहिए, कितना नहीं ख़रीदना चाहिए, ये भी डिसीजन मेकिंग है। कितने का पड़ता है तो ये एक सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग है, लेकिन ये प्रोडक्ट में अगर ये वाले प्रिंसिपल अप्लाई कर लूँ, रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल अप्लाई कर लूँ, या जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के प्रिंसिपल अप्लाई कर लूँ, या प्रोसेस कॉस्टिंग के प्रिंसिपल अप्लाई कर लूँ, तो मुझे ये प्रोडक्ट कितने में बेच देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब आ जाते हैं हम आपके पास कि हमारे पास ये जो पूरे ये 3 हिस्से हैं, इनको हमने किस तरीके से देखना है, इसको देख लेते हैं और हम फिर चलते हैं दूसरी चीज़ों की जानिब। सबसे पहले तो बेटा हमारे पास आज हम पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास कोर्स में है क्या क्या। जिन बच्चों ने पहले ले लिया है कोर्स का पूरा, उनके पास हिसाब किताब पड़ा है, अगर वो ना सुनना चाहें उनकी मर्ज़ी है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अल्लाह के वास्ते अगर अपनी ज़िंदगी में से अगर ये 10-15 मिनट बैठ के इसको तसल्ली के साथ अगर आप समझते हैं कि ये ज़ाया नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि इसको सुन लेना चाहिए, ताकि आपको कोर्स का एक बैकग्राउंड पता हो कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। पहली तो चीज़ ये। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कोर्स के अंदर, जो मैंने अभी बात की आपको कि पहले कोर्स के अंदर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर ये रिमोट है, ठीक है। ये रिमोट के अंदर क्या आपको नज़र आता है? ये प्लास्टिक बैग पे ब्लैक वाला लगा हुआ है, साइड पे सिल्वर वाला लगा हुआ है, फिर आगे कुछ रबड़ के बटन्स लगे हुए हैं, एक सर्टन इसका शेप बना हुआ है एंड सो ऑन। तो सर अपेरेंटली लग रहा है कि इसको बनाया गया होगा ना, ऑब्वियसली। अब ये जो बनाया गया होगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनकी क्वांटिटी होगी, ठीक है, और बहुत सारी ये अलग अलग रेटों पे आए होंगे तो प्राइस होगी। इसका मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल आईकेप कहता है कि जनाब मन क्या सीखो, इन्वेंट्री के बारे में सीखो। इन्वेंट्री क्या है, ठीक है। इन्वेंट्री के अंदर पहले तो वो सीधी सी बात है, आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट वगैरह की बात कर लेगा, फिर वो कॉस्ट के अंदर मज़ीद चीज़ें हैं, फिर इसके बाद इन्वेंट्री की आपके पास वैल्यूएशन की बातें कर लेगा कि वैल्यूएशन किस किस तरीके से की जा सकती है। इसके बाद इन्वेंट्री की क्वांटिटी को कितना रखना है, क्वांटिटी प्लानिंग की बात कर लेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के अंदर हम चलेंगे। चूँकि ये इन्वेंट्री की क्वांटिटी प्लानिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली थोड़ा सा आप समझ लीजिए डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, लेकिन इसको साथ पढ़ने में ये आसानी है कि आपको चीज़ें पता होती हैं। तो हम लोग पहले वैल्यूएशन वगैरह पढ़ते हैं, चीज़ें देखते हैं, और ये फिर इसके बाद हम इधर आ जाते हैं। यार ठीक है। दूसरी हमारे पास बेटा बात आ जाती है, आपके पास इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के बाद आपके पास आ जाती है लेबर, ठीक है। टेस्टामेंट, जस्टमेंट यार एक बहुत ज़रूरी किस्म की वो आ गई है, मैसेज आ गया है। ठीक है,
तो सम टाइम ऐसा होता है कि मैं ज़रा सा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ज़रा सा जो है उसको किल करूँ। एक मैटर है छोटा सा, अरशद हो गया, सेठ अहमद करीम। अच्छा, लेबर की बात कर लेते हैं। देखें लेबर के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, लेबर किस किस्म की हो, कितनी रखनी है, लेबर के पर रेम्यूनरेशन के प्लान्स क्या होते हैं, किस किस तरीके से। इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है ओवरहेड्स की। ये ओवरहेड क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो इन्वेंट्री लगी, आप खड़े हुए हैं, इन्वेंट्री तो जाहिर सी बात है आप जो भी बनाएंगे उसके लिए आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है। इन्वेंट्री वैसे, इन्वेंट्री को आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो इन्वेंट्री हर वो चीज़ है जो किसी भी शक्ल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है, जिसका मकसद कंप्लीट होने के बाद सेल होना है। ठीक है, आप कहेंगे सर हमारे ऑफिस में एलसीडी भी रखी हुई है, तो मेरा सवाल होगा ये एलसीडी आप बनाते हैं बेचने के लिए या फिर आपने अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई है। तो बेटा देखो, जो आपने FAR 1 में डेफिनेशन पढ़ी है या जो आप FAR 2 में डेफिनेशन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, वो इन्वेंट्री की डेफिनेशन, इन्वेंट्री की वो डेफिनेशन है जो आप IS2 के तहत पढ़ते हैं। ठीक है, IS2 क्या कहता है कि इन्वेंट्री आर द एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल। बाकी इसमें है कि इन द प्रोसेस ऑफ सब सेल, वो तीनों चीज़ों को बयान करता है, या वो चीज़ जिससे बना के आप सेल के लिए बनाएंगे, वो तीनों चीज़ें। तो आसान लफ्ज़ों में इसमें आपके पास RM रॉ मटेरियल भी आ जाता है, WIP यानी कि वर्क इन प्रोसेस भी आ जाता है, और तीसरी चीज़ होती है आपकी फिनिश गुड्स जो कि कंप्लीट होती है। आसान लफ्ज़ों में आप केक बेचते हैं, जब आप केक बेचते हैं तो केक के लिए आप अपना आटा लेते हैं, मैदा लेते हैं, अंडा लेते हैं, लेट्स से, ठीक है, मैं एग्जाम चीनी लेते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, अब मेरा सवाल है कि क्या ये इन्वेंट्री है? बिल्कुल है सर, ये इन्वेंट्री ही है। क्यों सर? ये रॉ मटेरियल है, मेरा फिनिश गुड्स है केक। अब जाहिर सी बात है, आप केक बनाएंगे तो किसी टाइम पे ऐसा होगा कि सिर्फ मिक्सचर बना हुआ होगा, अभी बेकिंग हो रही होगी, फाइनल नहीं हुआ होगा, बेकिंग भी हो चुकी होगी, उसकी ऊपर के लवाजमात बाकी रह गए होंगे। तो ये जो बीच में पड़ा हुआ है प्रोडक्ट, इसको कहते हैं WIP। और जब वो फिनिश प्रोडक्ट हो गया, यानी वो बिल्कुल चमक, मतलब कि बिल्कुल आपने बना लिया, उसमें किसी का हैप्पी बर्थडे लिख दिया या किसी का हैप्पी एनिवर्सरी लिख दिया, व्हाट्सएवर, तो ये कहलाता है बेटा आपका फिनिश गुड्स। तो ये एक जेनेरिक बात बता रहा था, आगे हम उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, पहले हम कोर्स के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। लेबर में बेटा वही बात आ जाती है, कंपनसेशन आ जाती है कि कंपनसेशन कैसी है। आमतौर पर आप जब भी लेबर बुलाएंगे, कभी घर में लेबर बुलाइए, भाई ये नल का लगवाना है, भाई ये AC लगवाना है, भाई ये फ़लाँ लगवाना है, तो वो आपको दो किस्म की बातें करता है। वो आपको कहता है कि भाई मेरे फ़िक्स चार्जेज़ है, मैं 2000 रुपये लेता हूँ, ठीक है, एक AC लगाने के, या 3000 रुपये लेता हूँ एक AC लगवाने के लिए। और बाज़ औक़ात जैसे अपना US वगैरह में होता है, वहाँ क्या होता है, लेबर वो कहता है भाई मैं आपका काम कर रहा हूँ, मेरे पर आर ये चार्जेज़ हैं, ठीक है। तो लेबर जो है वो पर यूनिट भी चार्जेस लेते हैं, पर आर भी चार्जेस लेते हैं। तो ये आपके पास जब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जब चूँकि हम लोग फैक्ट्री की मिसाल दे रहे हैं, तो फैक्ट्री में लेबर आती है, तो लेबर को हम दो किस तरीके से पे देते हैं, आर्स से भी देते हैं, पर पीस भी देते हैं। जैसे आप ये 1 यूनिट प्रोड्यूस कर दो उसके हिसाब से, और बसा औकात इसका मिक्सचर भी होता है, ठीक है। और आम तौर पर इसका मिक्सचर ही होता है, कभी भी इसको एक साइड नहीं देते, क्योंकि हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लेबर के अंदर एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं लेबर लर्निंग कर्व, इसकी बात करेंगे बेटा। लेबर लर्निंग कर्व क्या होता है? लेबर लर्निंग का मतलब ये होता है कि, अच्छा जी, एक तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा। इसके अलावा बेटा आपके पास ओवरहेड के अलावा, ओवरहेड के अंदर ही, ओवरहेड का मतलब क्या होता है इसको यूँ समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई भी बिज़नेस करोगे तो आपको फैक्ट्री चाहिए भाई, आपको एक जगह तो चाहिए ना जहाँ वो प्रोड्यूस करोगे। ऐसा तो नहीं है मैं मटेरियल लेके आ गया, मैंने लेबर भी जमा कर ली, अब मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्शन करो, तो रोड पे तो नहीं कर सकता। तो जब आप फैक्ट्री का पूरा एक सिनेरियो बनाते हो, तो वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर रेंटल लगते हैं, अगर रेंट की फैक्ट्री है, प्लांट एंड मशीनरी लगाते हो तो उसकी डेप्रिसिएशन आ जाती है, एंड सो मैनी थिंग्स, रिपेयर एंड सर्विस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाता है, प्लांट का इंश्योरेंस आ जाता है। इसी तरीके से आपके पास कोई फ़िक्स लेबर होती है। फ़िक्स लेबर से मुराद देखो, एक होती है लेबर
और एक होते हैं फिक्स्ड लोग, जैसे कि मैनेजमेंट के आगे के स्टाफ होते हैं जैसे प्रोडक्शन वगैरह, और उसके और एक होते हैं पीछे के स्टाफ जैसे कि हम लोग फाइनेंस वाले, सप्लाई चेन वाले एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें जो ओवरहेड में आती हैं। ओवरहेड के अंदर बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक होते हैं, ओवरहेड में भी याद रखिएगा 2 किस्म के ओवरहेड हैं। एक ओवरहेड कहलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसको सिंपल रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का मतलब ये है कि ये वो स्टाफ है जिसका ताल्लुक बराह रास्त मैन्युफैक्चरिंग से है, और एक होते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जैसे कि मैं फाइनेंस देखता हूँ तो फाइनेंस के अंदर आप बैकवर्ड पे होते हो, अगर कोई आईटी देखता है तो आईटी वाला भी बैकवर्ड पे, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं देख रहा, वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ है। ओवरहेड के अंदर हम जब कभी भी बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैक यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम हमेशा बात करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैन्युफैक्चरिंग की। इसके अंदर 2 टेक्निक्स है, एक तो आपके पास ओवरहेड की जनरल टेक्निक है जिसको हम बेसिकली प्रोडक्शन ओवरहेड में मुख्तलिफ तरीके आजमाते हैं, और उसके अंदर भी मज़ीद टेक्निक है लेकिन मेन टेक्निक ओवरहेड की है। और एक कहलाती है बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये ओवरहेड की ही लेग है, याद रखिएगा, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ठीक है। जो लोग ए लेवल्स पढ़ के आए हैं दे नो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आर द पार्ट ऑफ ओवरहेड, जो नहीं जानते हैं उनको मैंने बता दिया। इसके अलावा बेटा हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्टिंग की टेक्निक्स आ जाती हैं, कॉस्टिंग की टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या होती है इसको समझ लेते हैं। देखें, हम कॉस्टिंग कर रहे हैं तो कॉस्टिंग डिपेंड करती है कि हर इंडस्ट्री के लिए, हर कंपनी के लिए सेम ही होती है, नहीं। यहाँ पर हम अब पढ़ते हैं छोटी सी बात, ये बिल्कुल अदर देन द थिंग्स है। कोई भी कंपनी, जो कंपनी भी कोई चीज़ बेच रही है तो यकीनन वो कोई प्रोडक्ट बेच रही है, प्रोडक्ट बेच रही है या सर्विस बेच रही है, तो 2 बातें होंगी, या तो वो प्रोडक्ट बेचेगी या सर्विस बेचेगी, सही है। अगर प्रोडक्ट भी बेचेगी तो भी 2 बातें होंगी, या तो ट्रेडिंग करती है या मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं भूल गया था, इन सबको मिला के एक और चीज़ सीखेंगे हम इंशाल्लाह, जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं होता, आप हंसेंगे, मेनली यही रहेगा। और इसके अलावा हम इसी के ज़िमन में हम एंट्रीज़ बनाना भी सीख लेंगे साथ साथ। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कैसे करूँगा क्या करूँगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब आ जाते हैं, हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो प्रोडक्ट में या तो हम ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसका मतलब 3 तरीके की तो सिंपल बातें मैंने आपके सामने रख दी, सही है। जब आप बात करते हैं सर्विस की, तो यहाँ पर बात एक आ जाती है सर्विस कॉस्टिंग, ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर बात कर लेंगे। और इसी तरीके से अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बात 2 है कि या तो हम जनरल प्रोडक्ट बेचते हैं या हम कस्टमाइज प्रोडक्ट बेचते हैं, जनरल या कस्टमाइज। और सिमिलरली सर्विस भी जनरल भी होती है और कस्टमाइज भी होती है, ठीक है। जनरल सर्विस कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग की एम्बेड में आ जाती है। जो ये कस्टमाइज कॉस्टिंग होती है, इसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है इसको हम कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, और जो जनरल होती है इसके लिए हम कहते हैं बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग। यानी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कंटिन्यूस बन ही रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोका कोला पीते होंगे, पेप्सी पीते होंगे, जितने भी बेवरेजेस हैं वो सारे इसी के अंडर आ जाते हैं। आप साबुन इस्तेमाल करते होंगे, एक जैसा बनता रहेगा, जिसमें कंटिन्यूसली सेम प्रोडक्ट बनता हो वो कहलाती है प्रोसेस कॉस्टिंग। और कस्टमाइज़ क्या होती है, जैसे शादी के लिए फर्नीचर बनवाया, कस्टमाइज़ होता। आपने इवेंट मैनेजमेंट करवाया, सर्विस की बात करता हूँ, तो वो कस्टमाइज़ होता। इसी तरीके से आपने सॉफ्टवेयर लिया लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया, ये कस्टमाइज़ होता। तो देयर आर नुमीरियस एग्जाम्पल्स, मैं आपको इसमें बयान नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स बनती हैं, मैंने 2-3 टेक्निक्स यहाँ लिख दी। फिर हमारे पास एक होती है एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ये भी एक कॉस्टिंग की टेक्निक है, जहाँ पर हम जो फिक्स कॉस्ट होती है उसके ट्रीटमेंट अलग अलग करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक कॉस्टिंग होती है, उसको हम कहते हैं टारगेट कॉस्टिंग। देखें यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आसान की टारगेट कॉस्टिंग का मतलब ये है
कि आप एक प्रोडक्ट बेचते हो, जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो उसकी मार्केट पेरेसी प्रेवेल करती है। तो जब आप उस प्रोडक्ट को देखोगे तो आप देखोगे कि वो बिकता है लेट से 20,000 रुपये का। अब आप कह रहे हो कि 20,000 रुपये का प्रोडक्ट अगर मुझे बेचना है तो मैंने तो सोचा हुआ है कि मैं 20% मार्जिन रखूँगा, तो इसका मतलब ये 16,000 का मुझे पढ़ना चाहिए। अब 16,000 का मुझे पढ़ता है या नहीं पढ़ता और इसको किस तरीके से करना है, ये कहलाती है टारगेट कॉस्टिंग। इसमें और भी चीज़ें हैं, इसकी मैं जब पढ़ाऊँगा टारगेट कॉस्टिंग तो मैं इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। अभी ये मार्केट में एग्जिस्ट करती है, आप लोग बहुत यूज़ करते हो। जैसे मोबाइल फ़ोन की मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ मोबाइल फ़ोन जब इनिशियली जब स्मार्टफोन लॉन्च हुआ ना, तो स्मार्टफोन के जो आप देखते हैं आजकल फ्लैगशिप वर्जन होते हैं और मिडल वर्जन होते हैं, फिर लोअर वर्जन होते हैं। शुरुआत के अंदर आप यकीन माने कि जो ये फ्लैगशिप वर्जन में जो आज आप क्वालिटीज़ देखते हैं ना, ये लोअर में भी मिल जाती थी। बहुत सारे फीचर ऐसे थे जो लोअर से निकाले गए हैं, मिडल फ़ोन से निकाले गए हैं। वो क्यों निकाले गए? यही टारगेट कॉस्टिंग। इसका प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, आप वो चीज़ें कम कर दो जिसको कस्टमर वैल्यू नहीं करता। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, मैं मजाक करता हूँ लोगों से इसके ऊपर। मैं कहता हूँ इस मोबाइल के फ़ोन के अंदर 2 फीचर है। मैंने जब मोबाइल फ़ोन लिया ना तो मैंने इसको लिया था 3 फीचर के सबब। 3 फीचर। एक फ़ीचर ये था कि ये 5G आया था उस वक्त, ये तकरीबन 2 साल से तो ज़्यादा ही हो गया मुझे लिए हुए। ये 5G आया था इसके अंदर, तो मैं जो रेंज में ले रहा था तो उसमें मुझे 5G में ये वाली रेंज का 4G के मोबाइल मिल रहे थे और ये 5G था। तो मैंने बोला पता नहीं पाकिस्तान में कब 5G आ जाए तो मेरे काम आ जाएगा। खैर, दूसरा मेरे पास ये था कि इसके ये जो है बेसिकली कैमरा फ़ोन है। कैमरा फ़ोन समझते हैं जिसके अंदर कैमरा थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो ये रियलमी का अपना एक फ़ोन था, उन्होंने एक ये रेंज निकाली तो मैंने ये इसलिए लिया। तीसरा था बेसिकली ये गेमिंग फ़ोन भी है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेसर जो थोड़ा हाई एंड का है, ठीक है। तो ये 3 फीचर है। अच्छा, इत्तफाक ये ना मैं गेमिंग करता हूँ ना मैं कैमरे का बहुत कोई ख़ास इस्तेमाल करता हूँ, बहुत सादा सा इस्तेमाल। तो मेरे नज़दीक अगर मैं अपने आप को अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ यार ये मैंने ले तो लिया, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे इसको लेने के बाद अंदाज़ा हुआ कि मेरी जो फ़ोन की नीड है ना वो 40-50 हज़ार वाला फ़ोन भी पूरी कर देता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा, इसकी इतनी वैल्यू होगी। तो होता यही तरीका होता है। जब हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो टारगेट मार्केट है वो कौन सी है और वो किस चीज़ को वैल्यू करती है, किसको नहीं करती। ये हम टारगेट कॉस्टिंग में पढ़ेंगे बेटा। इसके बाद बेटा हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, इसके बाद हमारे पास और भी टेक्निक आ जाती है। फिर जो आ रही है टेक्निक ना, ये जो टेक्निक है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ ये है कंट्रोलिंग की टेक्निक। इसमें क्या क्या आ जाता है आपके पास? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाता है बेटा? वेरिएंस एनालिसिस। मैंने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग बता दिया, ठीक है। अगर आप गौर करें, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ये हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। अब हमारे पास क्या है? एप्लीकेशंस आती हैं सही मानों में। एप्लीकेशन क्या है इसको देख लेते हैं। थर्ड पे हमारे पास आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि हमने जो भी सीखा उसको हम हकीकी ज़िंदगी में या सवालों की ज़िंदगी में भी, यानी कि जो सवाल मिलते हैं वो छोटे छोटे सिनेरियोज ही होते हैं, उसके अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सर क्या हमारे कोर्स में तमाम किस्म की डिसीजन मेकिंग है? नहीं, जो आपके कोर्स में हम उसी के दरमियान ही रहेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिसीजन मेकिंग की स्किल्स हैं जो आपके कोर्स में अभी नहीं है। मिसाल के तौर पर ट्रांसफ़र प्राइसिंग, यानी 2 डिपार्टमेंट, एक कंपनी है उसके 2 डिपार्टमेंट है। जैसे मेरी कंपनी है, मैं मिसाल करता हूँ जहाँ मैं काम करता हूँ, इस्माइल इंडस्ट्रीज़। हमारा एक फ्लावर डिवीज़न है और हमारा एक बिस्किट डिवीज़न है, ठीक है। अब गौर किया जाए तो बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए? फ्लावर चाहिए। तो वो तो फ्लावर इसी से ख़रीदता होगा ना, इसी डिवीज़न से लेता होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इंटरनल सेलिंग हो रही है तो इसकी ख्वाहिश क्या होगी? इसकी ख्वाहिश होगी कि उस प्राइस पे बेचे जिस प्राइस पे वो मार्केट में बेचता है, सही है। और इसकी प्राइस, किसकी, बिस्किट वाले डिवीज़न की ख्वाहिश क्या होगी कि वो उसको कम से कम पे ख़रीदे, यानी उसकी कॉस्टिंग पे ही ख़रीदे। तो अगर उसकी कॉस्टिंग पे ख़रीदेगा तो इसका जीपी गिर जाएगा, इसका जीपी बढ़ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा इसका, क्योंकि उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। विद इन ओवरऑल द कंपनी के हिसाब से तो सही है, लेकिन इंडिविजुअलिटी में ये फ़र्क आता है। तो ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहलाती है कि कितनी प्राइस पे उसको ट्रांसफ़र करें। तो ये वाला चीज़ आपके कोर्स में स्पेसिफिकली नहीं है। इसी तरीके से एक चीज़ होती है कि जहाँ पर आप कोई प्रोडक्शन करने जा रहे हैं और प्रोडक्शन के अंदर 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो लिमिटेड है।
तो आपके कोर्स में वो नहीं, आपके कोर्स में सिंगल लिमिटिंग फैक्टर है, 2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा कौन सी चीज़ है। सबसे पहले CVP एनालिसिस। ये ICAP का एक मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और इससे तकरीबन हर बार क्वेश्चन आता है। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ है रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग फुल मेमन दिमाग है, फुल मेमन दिमाग। वो आप पढ़ेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा मेमन दिमाग क्या होता है। जो हम मार्केट में करते हैं सच में रेलेवेंट कॉस्टिंग में करते हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग के अलावा फिर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। जब बात आती है, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग बेसिकली ये सब भी डिसीजन मेकिंग है, लेकिन यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग का वर्ड लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। याद रखिएगा सर, क्या लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हमारे कोर्स में नहीं है? नहीं, ये डिसीजन मेकिंग शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको प्लांट को शट डाउन करना है, तो 2 बातें होंगी, या आप टेम्परेरी शट डाउन कर दोगे या आप परमानेंट शट डाउन कर दोगे। सही है। याद रखें जब परमानेंट शट डाउन की बात आती है ना, तो बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट भी आ जाते हैं, वो नहीं है कोर्स में। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये शॉर्ट टर्म की बातें कर रहा है। 1 साल के लिए बंद कर लो, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए दोबारा ऑन कर लेंगे जब मार्केट सही हो जाएगी। इसी तरीके से हम लिमिटिंग फैक्टर की जब बात करते हैं कि भाई मेरे पास इस दफ़ा प्लास्टिक का मटेरियल लिमिटेड है और मैंने कुर्सियाँ भी बनानी है और टेबल भी बनानी है और मैंने जो है बेसिकली चारपाइयाँ भी बनानी, मैं एग्जांपल दे, तो मैं उनमें से किसको बनाऊं, कैसे बनाऊं, ये भी एक क्या है आपका शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। हमेशा प्लास्टिक शॉर्ट नहीं रहेगा, हमेशा आपको मसाइल नहीं रहेंगे। सर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में क्या होता है? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट जो आप MFA में इंशाल्लाह पढ़ते हैं, उसका नाम है बेसिकली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसमें आप कैपिटल बजटिंग करते हैं। कैपिटल बजटिंग करके आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो एक अलग ही हिस्सा है। इसी तरीके से बेटा हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास और भी चीज़ें आ जाती हैं। जब पूरी पूरी कंपनी को एक्वायर करना हो या पूरी पूरी कंपनी का एक डिवीज़न सोल्ड करना हो, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होती है। कुछ BFD में है, कुछ नीचे MFA में है। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग कैफ के कम से कम कॉस्टिंग में तो उस तरीके से नहीं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे डिसीजन आ जाते हैं बेटा। एक जैसे कि मैंने आपको कहा स्पेशल प्राइसिंग। स्पेशल प्राइसिंग जो है बेसिकली रेलेवेंट कॉस्टिंग भी एक टेक्निक ही है, लेकिन टेक्निकली रेलेवेंट कॉस्टिंग जो अप्लाई होती है वो स्पेशल प्राइसिंग के लिए होती है। तो आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग आती है तो स्पेशल प्राइसिंग आ जाएगी। इसके अलावा बेटा हमारे पास डिवीजन शटडाउन की बात होती है, ये आ जाता है। फर्दर प्रोसेस और नॉट, ये क्या होता है इसको बता देता हूँ। मैं सिर्फ आपको बेसिक बातें बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। ये क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, पहले वो एक प्रोसेस से गुजरता है, फिर दूसरे प्रोसेस से गुजरता है। इसको मिसाल कर लेते हैं ना आसान। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ खाए हैं, बिल्कुल खाए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना खाए हों। फ्रेंच फ्राइज़ वाले के पास जाएंगे ना, वो 2 बेसिकली वो रखता है ना, क्या नाम है, उसके पास पॉट्स होते हैं 2 जिसके अंदर वो फ्रेंच फ्राइज़ को तलता है। पहले वो हाफ फ्राई करता है, फिर वो फुल फ्राई करता है। किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ आता हो? पहले वो तल देता है, हाफ फ्राई करता है, फिर वो उसको फुल फ्राई करता है। अज्यूम कर लो कि वो हाफ फ्राई जो कर रहा है उसकी मार्केट भी एग्जिस्ट करती है, वैसे तो नहीं है लेकिन करती है, कि एक बंदा आता है बोलता है मुझे हाफ फ्राई सेल कर दो। तो वो डिसीजन करेगा कि यार हाफ फ्राई सेल करके मेरा ज़्यादा फ़ायदा है या फुल फ्राई सेल करके मुझे ज़्यादा फ़ायदा। तो ये दूसरी बार जो दूसरे प्रोसेस में डालता है उससे पहले बेच सकता है या नहीं बेच सकता, ये कहलाता है फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन। ये मैंने बहुत बेसिक सी एग्जांपल दी, क्योंकि कंपनीज़ के अंदर क्या होता है, ये बड़े बड़े डिसीजन होते हैं। मैं मिसाल दूं अगर आपको, आप लोगों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गन्ना जो होता है बेसिकली गन्ने का आप जूस निकालते हैं, ये पहला प्रोसेस है ना। अब आप जूस बेच सकते हैं या जूस से चीनी भी बना सकते हैं, ये दूसरा प्रोसेस है। आप चीनी बनाने के बाद एक जब चीनी बना देते हैं, चीनी बनाने का एक प्रोसेस होता है, उसमें क्रिस्टलाइजेशन अकर होती है, जो चीनी आ जाती है, उसके बाद भी उसका लिक्विड बच जाता है, वो बेसिकली बनता है मोलासेस कहलाता है वो, उसके अंदर फिर केमिकल। अब सवाल ये होता है उसको मिनो अन बेच दें या उसको फिर इथेनॉल वगैरह में कन्वर्ट करके बेच दें, क्या करें, वो एक प्रोसेस है। तो जहाँ जहाँ जिस प्रोसेस में आप पहले बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, वो फर्दर प्रोसेसिंग है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास छोटे मोटे और डिसीजन आ जाते हैं। अदर डिसीजन में लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत छोटे छोटे डिसीजन। तो ये हमारे पास बेसिकली पूरा कोर्स है।
ठीक है। हर दफ़ा मेरा स्टाइल ये होता है कि पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, फिर मैं कोर्स के बारे में बताता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने कोर्स से शुरू किया है आप लोगों के लिए। अब हम चलते हैं कि मुझे पहचाने, ये वाला मसला। पहले बात आ जाती है भाई कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है बेसिकली वो कौन है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। जनाब मन आप हो कौन? तो देखें, मौसूफ़ का नाम तो है सलमान सलीम, ठीक है, नाम तो आपको मेरा पता है। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि मैं ACA मेंबर हूँ, यानी कि ICAP का मेंबर हूँ फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 5 साल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इट्स बीन मोर देन 8 to 9 ईयर्स I have been in teaching for several subjects including मतलब आप समझ लीजिए कि यू नेम इट आई हैव इट, मैंने ऑलमोस्ट बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। इवन दो मैं रिपोर्टिंग भी पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है, कॉस्टिंग भी पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ाता रहा हूँ, और डिफरेंट स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता रहा हूँ। डिफरेंट स्टूडेंट्स से मुराद ये है कि मैंने सिर्फ ICAP के बच्चों को नहीं पढ़ाया, मैंने ICMA को पढ़ाया है, ACCA को भी पढ़ाया है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट लोगों को पढ़ाया है। लेकिन ICAP का CMA तो मैं काफ़ी अर्से से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुख्तलिफ इंडिविजुअल बच्चों को भी पढ़ाया है, इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है, फिर मैं इंस्टीट्यूट से भी तकरीबन 1.5 साल से मुंसलिक हूँ। तो ये सारी मेरी गाइडलाइन है। विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनली मैं क्या करता हूँ, प्रोफेशनली मैं एक मशहूर ज़माना कंपनी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर फ़ाइनेंस हूँ, ठीक है, और वहाँ पर मैं ज़्यादातर अगर मैं कहूँ मैं क्या देखता हूँ तो शायद आपको पता हो, एक फील्ड होती है उसको कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है बेटा, याद रखें, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप फाइनेंस के अंदर किस तरीके से प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में आती हैं। यहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि आई एम बेसिकली द यू मे से अ कॉम्बो ऑफ IT प्रोसेस एंड फाइनेंस, ठीक है, थोड़ा सा मेरा इस तरीके का कॉम्बो है, तो मेरी फील्ड भी इसी तरीके की है। तो ये थोड़ी सी एक यूनिक सी फील्ड है, तो समझने में लोगों को मुश्किल होती है, लेकिन ये इस तरीके की ही मेरी फील्ड है। कहने को हम लोग वहाँ पर चूँकि एक जनरल पे आपकी वो चलती है कि भाई AGM फाइनेंस है या DGM फाइनेंस एंड सो ऑन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द पोर्टफोलियो में ये सारी चीज़ें देखता हूँ। इट्स बीन अदर दैन दैट आई हैव वर्क फॉर सेवरल एंटिटीज़। मेरा काम ज़्यादातर रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग से रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और FMCG ज़्यादातर, ठीक है। और चूँकि सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि यूँ समझ लें कुछ स्पेशलाइज एंटिटीज़ के अलावा, जैसे कि आप पकड़ लें इंश्योरेंस ले लें, ऑयल एंड गैस ले लें, ये स्पेशलाइज एंटिटी है। ऑलमोस्ट एवरी एंटिटी जो आप समझ सकते हैं कि जिसमें मैंने या तो काम बराह रास्त किया है या अपने ऑडिट की वर्ल्ड में किया ज़रूर है, ठीक है। तो ये मेरा एक जनरल सा एक पोर्टफोलियो है इस नाचीज़ का। और दूसरा सवाल ये होता है, मुझसे अक्सर सवाल ये होता है, बच्चे करते हैं, सर आप तो ये भी आपने पढ़ाया, ये भी पढ़ाया, तो आप ये क्यों नहीं पढ़ाते और आप CMA ही क्यों पढ़ाते हैं? हालांकि मैं ये चीज़ को बहुत खुले दिल से जो है एक्सेप्ट करता हूँ कि CMA पढ़ाना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। मैक या CMA पढ़ाना मोस्ट डिफ़िकल्ट है। मोस्ट डिफ़िकल्ट क्यों है बेटा? क्योंकि इस सब्जेक्ट के अपने तकाज़े हैं। इसको पढ़ाने के लिए आपको अलग से सोचना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, सवालात और ये सब चीज़ें। लेकिन द थिंग इज़, इस सब्जेक्ट को मैं इसीलिए पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं जिस एंटिटी पे, जहाँ पर अभी जिस पोजीशन पे हूँ, बसा औकात मेरे पास ICAP के भी दायरे ऑडिटर भी आते हैं और भी लोग मेरे पास आते हैं, तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो दे आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड 2 थिंग्स।
एक आध दो लोग हैं जो उससे बाहर निकल जाते हैं, वरना दे आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड टू थिंग्स, फाइनेंस एंड ऑडिट, रिपोर्टिंग ऑडिट, रिपोर्टिंग ऑडिट। देखिए बात सुना, रिपोर्टिंग और ऑडिट की फील्ड बहुत अच्छी है, मैं मना नहीं करता, लेकिन द थिंग इज़ कि बिज़नेस रिपोर्टिंग और ऑडिट से नहीं चलता। इस चीज़ को आप जब बिज़नेस में आएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रिपोर्टिंग और ऑडिट वाले, आप कितनी भी अच्छी फाइनेंशियल रिपोर्ट दे दें, वो एक थैंकलेस जॉब है ना भाई। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो पूरी करनी है ना, ठीक है, वरना नॉन कंप्लाइंस हो जाएगी। ऑडिट करना है तो ऑडिट उसको पूरा करना ही करना है, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अदर देन दैट देयर आर न्यूमेरियस फील्ड्स। आपको जैसे टैक्स में भी बहुत कम मिलते हैं, सीए कम होते हैं कंपेयर टू दैट, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ट्रांजेक्शन एडवाइजरी, ये जो सारी चीज़ें, इनमें बहुत मतलब कि आपको अच्छे सीएज मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कंपेयर करूँ ना मैं एश्योरेंस वगैरह और इस साइड से, तो काफ़ी कम है। रिस्क एडवाइजरी में आपको कम मिलते हैं लोग। तो ये जो फील्डें होती हैं ये बेसिकली बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं। तो मैं जब वहाँ आया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार देयर इज़ अ गैप, देयर इज़ अ गैप। जो लोग एक्सपेक्ट करके आना चाहते हैं और जो हो रहा है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। लोगों को डिसीजन मेकर चाहिए विद नॉट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द मिसाल के तौर पर इंटरनल ऑडिट। देयर आर न्यूमेरियस एरिया दैट नीड टू बी कैप्चर बाय द आईकैप मेंबर्स। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं तो कम से कम आपको अपनी राह रास्त बताओ। और मैं समझता हूँ कोस्टिंग, बीएफडी और ये जो आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वगैरह सब्जेक्ट होते हैं, ये आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, हमारा मसला ये है, हम कोस्टिंग को कोस्टिंग करके भूल जाते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें तो रिपोर्टिंग और ऑडिट करना है। ऐसे ही है ना, क्योंकि हमें तो एश्योरेंस में ही आर्टिकल चाहिए, एश्योरेंस में आर्टिकल नहीं मिलेगी, बच्चा खुदकुशी कर लेगा, दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं ले रहा होता। ये जनरल में एज ए मिजान बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही है। लेकिन हकीकत ये है कि आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भी लर्निंग आपकी है, आप कैसे उसको लर्न करते हो, आप उसको जिस तरीके से लर्न करते हो आप अपने आप को उसी तरीके से आगे लेके जाते हो। वरना मैंने देखा है बसाओं का क्वालिफाइड मेंबर होते हैं, वो बात नहीं होती। मेंबर हो भाई आप, बात होनी चाहिए आपके अंदर, बात नहीं होती है। लर्निंग का बहुत छोटा एस्पेक्ट पकड़ रहे होते हैं, बहुत छोटे एरिया में जा रहे होते हैं। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि आप क्वालिफाइड हो जाएं और मैं आपको कहूँ भाई आगे किस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आप कहोगे यार मैंने रिपोर्टिंग के ऊपर डिप्लोमा किया है, तो ये हंसी की बात होगी ना। मैं कहूँगा रिपोर्टिंग का डिप्लोमा क्या आपको भी नीड थी क्या? तो ये चीज़ है बेटा। तो हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा क्या करना है, किल करना है, और हमने चीज़ों को आगे समझना है। तो मेरा जो कोर प्राइमरी पर्पस था मेरा यही था पढ़ाने का, कि यहाँ पर मैं आपको वो बताऊँ जो इंडस्ट्री कहती है, आप इंडस्ट्री में जाने के लिए तैयार हो, ठीक है। क्योंकि देखो तमाम उम्र तो आप, अगर ये एक अलग बात है कि आप जाते हो उसके अंदर भी आप कहते हो नहीं सर मुझे इंडस्ट्री में नहीं आना, मैं रिपोर्टिंग में रहता हूँ, या मैं ऑडिट की, मैं कंसल्टेंसी की लाइन में रहता हूँ, आसान लफ्ज़ों में। तो मैं कहूँगा कंसल्टेंसी के लिए भी इंडस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अपने नॉर्म्स हैं, हर इंडस्ट्री के। कुछ इंडस्ट्री में आप देखोगे वो बिल्कुल अलग चल रही होगी, आप बोलोगे यार ये चीज़ है इस तरीके से होनी चाहिए, आप बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको सिखाने के लिए, चीज़ें करने के लिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है। हम आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, हम किस तरीके से देखेंगे, बस मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ की गुजारिश है मुझसे, और मेरी है आपसे गुजारिश है कि आप कोशिश एक चीज़ की कीजिए कि आपने जब पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना, तो पहले आप अपने आप से कह दीजिए मुझे नहीं आता। जिस दिन आप कह देंगे मुझे नहीं आता, आपका दिमाग को मनवा लेंगे, आप बिल्कुल सही से पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि जब इंसान मान लेता है उसको नहीं आता, वो अच्छे से करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये मान लीजिए कि कोई भी सर्विसेज किसी भी टीचर की अच्छी बुरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो टीचर को अल्लाह ताला ने एक मकाम दे दिया है, अब वो जो है उसको एक इज़्ज़त बख्शी है, तो ये हमारा तकाजा है कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, हर किसी के अपने प्लस माइनस होते हैं, हर किसी का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। आई रियली एडमायर्ड माई टीचर, बट हालांकि देयर आर सब्जेक्ट्स, मतलब कि ये एक दो सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ाता हूँ और सब माजी में भी पढ़ाता रहा हूँ, ये वो सब्जेक्ट है जो मेरे टीचर्स भी पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे कॉम्पिटिटर, मैं हमेशा कहता हूँ वो मेरे टीचर है। मैं उनकी तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे बनाने में, अगर मैं समझता हूँ कि मुझ नाचीज़ निकम्मे को अगर बनाने में
अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह ताला ने जो असबाब पैदा किए हैं, तो उन असबाबों में से अल्लाह ताला ने की ज़ात का भी एक बहुत बड़ा एहसान है कि मुझे से निकम्मे को कहाँ से कहाँ लेके आ गए, वरना मैं तो बहुत निकम्मा आदमी हूँ। अल्लाह रसूल के बाद जो है, मुझे अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे असबाब क्या दिए, मेरे वालिदैन, मेरे उस्ताद। तो मैं समझता हूँ इन उस्तादों का बड़ा मुझ पर एहसान है, चाहे मैंने उनसे बराह रास्त पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। कभी कभार तो ऐसे भी उस्ताद हैं जिनसे मैंने सिर्फ 1-2 घंटे की वर्कशॉप ली है, ऐसे भी उस्ताद हैं, लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बराह रास्त नाम लेता हूँ कि यार ये लोग हैं। तो ये चीज़ों को भी हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो हमें कीबोर्ड वॉरियर नहीं बनना, हमने इन चीज़ों को भी फोकस करना। और सेकेंडली ये है कि देखिए, मेरा पढ़ाने का स्टाइल में हमेशा यही होगा कि पहले हम पढ़ेंगे हर चीज़ को बेसिक नज़रिए से कि ये ऐसे होता है, फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं क्यों कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे करा दूंगा तो आप क्या करोगे, अब छम खेलने आए हो, ठीक है। और हमारा कोर फोकस होगा टेक्निक के ऊपर। और हम मज़ीद ये भी देखेंगे, जब हम सवालात सॉल्व कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि इसमें बच्चा क्यों फंसा है, क्या रीज़न है बच्चे के फंसने की। तो हम क्वांटिटी पे नहीं जाएंगे कि मैं एक जैसे 50 सवाल कर लूँ, हम जाएंगे क्वालिटी पे। मैं 15 सवाल करूं, लेकिन 15 ऐसे हों कि जिसने मेरे दिमाग के तार हिला दिए हों, ताकि मैं सवालों को करना सीख जाऊं, ठीक है। आप अगर रोज़ाना गाड़ी चलाते हैं और कराची ही में चलाते हैं और कराची की एक मखसूस सड़क पे चलाते हैं और आप कहते हैं मैं तो बड़ा ड्राइवर हूँ, तो मैं टेक्निकली आपको कहूँगा कि भाई ड्राइवर आप नहीं हो, अभी आप कोई बहुत तूफ़ानी आपकी ड्राइविंग स्किल्स नहीं है। पता तब चलेगा कि आप कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में ड्राइव कर रहे हो, अलग अलग एरियाज़ की आपकी ड्राइविंग स्किल हो, कराची से बाहर भी आपने ड्राइव किया हो, मुख्तलिफ सिनेरियोज़ देखे हो, फिर सब मज़ा आता है कि आप अब ड्राइवर हो और आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो सिमिलरली ऐसे ही आई कैप में भी, ठीक है। तो हमने बेटा इधर से ही शुरू करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आज की क्लास का जो ख़ास मकसद था वो यही था कि हम डिस्कस करें हमने कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आके लेके जाना है। हमारा मुद्दा वही रहेगा कि हमने हर हाल में जो है बेहतरीन किस्म की सॉरी यार, हमारा बेटा मुद्दा वही रहेगा कि हमने हर हाल में जो है अपने इस सब्जेक्ट को क्रैक करना है और हमने इस सब्जेक्ट के तकाज़ों को पूरा करना है। आईकेप में कोई भी सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा फ़ेल होता है और वो ये कहता है आईकेप ने सब्जेक्ट पेपर मुश्किल बना दिया या फलां हो गया, धमाका हो गया, जो भी, मैं कहता हूँ भाई गलती 100% उसी की है। मैंने भी फ़ेल किए जब सब्जेक्ट, मैंने यही कहा भाई मेरी गलती होगी, क्योंकि हम गलती नहीं मानते, हम दोबारा फिर वही गलती करते हैं। तो आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो समझते हैं कि जिन्होंने पहले भी सीए में दे दिया था, अब मैक हो गया और वो देने की पोजीशन में हैं और वो मुझसे कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, यू आर वेलकम, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि यू आर बल्कि आप ये है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आए बिस्मिल्लाह करें, शुरू करते हैं बेटा। अपनी कमर, अपना क्या कहते हैं, कमर कस लें। सफ़र थोड़ा मुश्किल है, यू आर जस्ट इन द सेकेंड लेवल, ठीक है। आगे आपको आपके सीए फाइनल भी पढ़ना है। सीए फाइनल के अंदर सिलेबस बहुत लंबे लंबे होते हैं, उसको पढ़ने की अपनी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को टेक्निक्स बताऊँ। और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जो है हम अगले जो क्लास के अंदर पहले पेपर की टेक्निक ही पढ़ेंगे कि पेपर की टेक्निक क्या है, और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जो है पेपर रिवीजन प्लानिंग सब की टेक्निक में एक जगह करा दूँगा। और ये वो टेक्निक होगी, ये आपको हर बैंक हबीब बैंक वाली टेक्निक है। हर बैंक हबीब बैंक समझते हो नहीं, यानी कि हर जगह इस टेक्निक को अप्लाई कर दोगे, ईजी पीजी, टेंशन नहीं लो। तो इंशाल्लाह इसको अगली क्लास से शुरू करते हैं। कोशिश कीजिए अपनी जो कंसेक्यूटिव जो है लेक्चर में अटेंडेंस को इंश्योर करें, ताकि आप लोगों के पास बर्डन जमा ना हो। हमारे पास ये जो रेवोल्यूशन आया है कि हम हर चीज़ को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो बेटा रेवोल्यूशन आया था हमारी ब्लेसिंग के लिए, हमने उसको तो कर्ज बना दिया अपने लिए। इसलिए कि हम जो है हम कहते हैं यार ये तो रिकॉर्डेड पढ़े हुए हैं ना, कोई चक्कर ही कोई नहीं है, हम तो भाई आराम सुकून से क्या अपना नेटफ्लिक्स देखेंगे थोड़ा सा, इसके बाद पॉपकॉर्न लाएंगे, फिर अब देखेंगे, कल देखेंगे, कल देखेंगे, फिर आखिरी का 1 महीना रह जाता है। फिर मेरे पास बच्चों के मैसेज, सर 6 टॉपिक रह गए, कौन सा छोड़ दूँ? तो मेरा दिल चाहता है फ़ोन के अंदर से हाथ डाल के उसको एक चांटा लगाऊँ। अभी 6 टॉपिक रह कैसे गए? अब हर बच्चा कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके पास हर बार एक ही बहाना है, मैं ऐसा बीमार हो गया था कि मैं अगर
जैसे ही बिस्तर से खड़ा रहे होता तो शायद मेरी मौत वाक़ई हो जाती। इस तरीके की बातें होती हैं कि यार मैं तो बिल्कुल ही बीमार हूँ। हो जाता है किसी किसी के साथ, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि इस क्लास में आने के आपको 2,000 रुपये मिलेंगे हर क्लास अटेंड करने के, आप अगर है ना लांडी में भी रहते होगे ना, भागते भागते आ जाओ। लेकिन आपको यहाँ पर इल्म हासिल करना है तो आपको वो हो रही है कि यार मैं क्यों आऊँ, कैसे आऊँ, या मैं रोज़ाना कैसे क्लास लूँ। खुदा के वास्ते अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।